आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बट आज मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। आज वह है नहीं, ड्यूटी पर हैं। तो इनके भी भाई पास में, उनको तिलक करें और उनको लंबी आयु की कामना करें। तो आज सभी बहनें हैं, तिलक कीजिएगा अपने भाई को। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से चैप्टर 9 अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी AC पार्ट 1। इस चैप्टर के मैं 3 वीडियो बनाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव है और लास्ट में एग्ज़ाम पॉइंटर वीडियो बनाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो मेरे वीडियो को देखकर आप इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल या किसी भी UPPCL एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद जो भी बच्चे हैं गांव के, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक नहीं ले सकते हैं, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे वीडियो को देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप एग्ज़ाम आने पर ऑब्जेक्टिव बुक लेते हैं, वैसे ही मेरे वीडियो को देखकर घर पर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं और अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसने भी अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। तो जो लो पावर फैक्टर है उससे हानि बतानी है। ऑप्शन ए में दिया गया है कॉपर हानि बढ़ जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया है टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है खर्च बढ़ जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त सभी होती है। तो जो लो पावर फैक्टर होता है उसमें उपयुक्त सभी होती है, यानी कि कॉपर हानि भी बढ़ जाती है और टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है, खर्च जो होता है वो बढ़ जाता है। और मैंने बता दिया कि ये सारे एग्जाम्पल सही होंगे। तो जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो उपयुक्त सभी होगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है। जो आपूर्ति आवृत्ति है उसकी छूट की अनुमति कितनी है। तो जो भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में ±3% की छूट होती है। भारत में कह सकते हैं कि जो भारत में AC की सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, जबकि मैं बता दूं कि अमेरिका में जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। या आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। उसके बाद ये छूट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अर्थात घट बढ़ जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ये होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ±3%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रतिरोध। ऑप्शन बी में दिया गया है धारिता। ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेरकत्व। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर बताना है कि एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है वो क्या है। तो वो होगा प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व, यानी कि तीनों, इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो RLC एक लाइन में के स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। AC परपथ में प्रेरकत्व धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये आप नोट्स कर सकते हैं, जो मैं अलग से पॉइंट बताती हूँ वो अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। जबकि कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करती है। जो AC परपथ में प्रेरकत्व धारा परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि यह जो होता है कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट के मेंशन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऊर्जा की खपत होगी। तो ऊर्जा की खपत बतानी कितनी होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 40 वाट बल्ब के लिए सबसे अधिक। ऑप्शन बी में दिया गया है 60 वाट बल्ब के लिए सबसे अधिक। ऑप्शन सी में दिया गया है 100 वाट बल्ब के सबसे अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बता दूं कि जो P1 है, P1
जो P1 दिया गया है वो दिया गया है 40 वाट। उसके बाद जो P2 दिया गया है वो दिया गया है 60 वाट। और यहाँ पर पावर जो जिससे हम डिनोट करते हैं पावर P3 इज इक्वल टू दिया गया है 100 वाट। उसके बाद जो वोल्ट दिया गया है वो दिया गया है 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू दिया गया है 220 वोल्ट। तो यहाँ से 40 वाट बल्ब तेज चमकेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होगा। यह अधिक क्यों चमकेगा? क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होगा। इसमें 40 वाट के बल्ब में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है इन क्वेश्चन के बारे में। शुद्ध प्रतिरोधक परपतों में क्षणिक नहीं होते क्योंकि, तो ऑप्शन ए दिया गया है इनमें संचित ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन बी में दिया गया है वे रैखिक परपत होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है वे उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। उपयुक्त में सभी। तो शुद्ध प्रतिरोधक परपतों में क्षणिक नहीं होते, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा इनमें संचित ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इनमें जो है वो संचित ऊर्जा नहीं होती है। उसके बाद बता दें कि जो क्षणिक उत्पन्न होने के लिए परपत में कम से कम 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना जरूरी होता है। अगर क्षणिक उत्पन्न होना है तो 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना जरूरी होता है। जैसे कि बता देते हैं एग्जाम्पल किसमें, प्रेरकत्व और धारिता में, उनमें 2 एलिमेंट स्टोरेज होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य प्रतिबाधा की अपेक्षा परपत में दोष प्रतिबाधा तो क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया उच्च अति उच्च होती है। ऑप्शन बी में दिया गया समान होती है। ऑप्शन सी में दिया गया है निम्न होती है। ऑप्शन डी में दिया गया है निम्न या उच्च हो सकती है। तो इसका आंसर करेक्ट करना है कि क्या आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर करेक्ट होगा निम्न या उच्च हो सकती है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सामान्य प्रतिबाधा की अपेक्षा परपत में दोष प्रतिबाधा निम्न या उच्च हो सकती है। किस लिए? दोष के समय यदि लघु परपत दोष होता है, अगर कोई दोष है और उसमें लघु परपत दोष हो रहा है तो उस समय परपत में धारा का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है। फलस्वरूप प्रतिबाधा जो निम्न होती है तथा खुला परपत प्रदोष के समय प्रतिबाधा अधिकतम होती है। यह आपको नोट कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह क्या होगी? तो वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन ए में देखते हैं 24 वोल्ट एसी। ऑप्शन बी में देखते हैं डीसी आपूर्ति। ऑप्शन सी में देखते हैं एसी आपूर्ति। ऑप्शन डी में देखते हैं वह परपत की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा डीसी आपूर्ति। जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती वो होती है डीसी आपूर्ति। डीसी आपूर्ति हेतु जैसे संधारित्र ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है क्यों करता है? क्योंकि दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है। आपने देखा होगा डीसी का सिंबल इस टाइप का होता है, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि डीसी की जो आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 यानी शून्य होती है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है सी dV/dt। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परिपथ एसी हो एवं डीसी किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रेरक। ऑप्शन बी में दिया गया प्रतिरोधक। ऑप्शन सी में दिया गया कैपेसिटर। ऑप्शन डी में दिया गया है चालक। तो क्या आंसर करेक्ट होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा प्रतिरोधक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका प्रतिरोधक। धारा का परिमाण घटाने के लिए प्रतिरोधक सबसे प्रभावी होता है। अगर हमें धारा का मान यानी कि रेजिस्टेंस, धारा का विरोध करता है तो उसका मान अगर घटाना है तो रेजिस्टेंस जरूरी होगा। कैपेसिटर केवल एसी पर कार्य करता है। आपको याद रखना है जो कैपेसिटर होता है वो एसी पर कार्य करता है और रेजिस्टेंस धारा का विरोध करता है जो सबसे प्रभावी होता है धारा का परिमाण घटाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित धारा
निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। किसके द्वारा पृथक रहती हैं? ऑप्शन ए में देखते हैं परावैद्युत, ऑप्शन बी में देखते हैं प्रेरक, ऑप्शन सी में कैपेसिटर, ऑप्शन डी में चालक। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा वो बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा परावैद्युत, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक सरल संधारित्र में दो प्लेटों को विद्युत रोधी परावैद्युत द्वारा अलग की जाती है। उसके साथ साथ पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर विसर्जित करने वाला एक यंत्र है। जो परावैद्युत होता है वो एकत्र करने वाला, ऊर्जा को एकत्र करने वाला और आवश्यकता पड़ने पर विसर्जित करने वाला एक यंत्र है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि यह अधिक विद्युत ऊर्जा की मात्रा को अपेक्षाकृत छोटी सतह पर एकत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो एक संधारित्र की धारिता को जो प्रभावित करने वाला कारक है उसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया प्लेट्स के मध्य अवरोधक, ऑप्शन बी में दिया गया प्लेट्स का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी में दिया गया तुल्य परावैद्युतांक, ऑप्शन डी में दिया गया प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट्स का क्षेत्रफल और तुल्य परावैद्युतांक। तो आंसर क्या करेक्ट होगा वो देखते हैं। ऑप्शन में करेक्ट होगा प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट्स का क्षेत्रफल और तुल्य परावैद्युत, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद बता देते हैं कि तुल्य परावैद्युतांक तो होगा ही। उसके बाद धारिता का यहाँ से क्या बनेगा? तो धारिता इज इक्वल टू आवेश अपॉन विभवांतर। समांतर प्लेटें किसी समान परावैद्युत माध्यम में हो, यहाँ से याद रखना है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।